हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके चैनल पे। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं प्रीवियस ईयर सीडीपी को कवर कर रही हूँ, तो उसमें आज मैं 12/1/2022 को जो सीडीपी सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें सीडीपी का जो 30 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था उस 30 क्वेश्चन को आज हम देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, रूमी 18 महीने में 2 शब्दों का उच्चारण कर सकती थी, जबकि पूजा 24 महीने में ऐसा किया करती थी, इसलिए पूजा का विकास पर पक्के तौर पर निलंबित है। तो विकास की जो प्रक्रिया होती है सभी बच्चे में अलग अलग होती है। ऐसा नहीं है कि उसको में 18 महीने में हुआ और उसमें 24 महीने में हुआ तो ये निलंबित है। ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। ये स्टेटमेंट क्या है हमारा, ये स्टेटमेंट जो है हमारा वो गलत है। ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाता है, ये गलत स्टेटमेंट है। अगला जो है हमारा, विकासात्मक प्रतिमान बच्चों के लिए निर्धारित लक्ष्य उपलब्धि के लिए सटीक आयु की सही भविष्यवाणी करते हैं। नहीं, ये भी गलत हो जाता है हमारा। सही भविष्यवाणी नहीं करते हैं। सभी बच्चे में जो होता है विकास की प्रक्रिया अलग अलग देखने को मिलती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ऑप्शन 4। ए और आर दोनों गलत है, ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य बाल अवस्था का काल क्या है। तो बाल अवस्था जो है वो 3 स्टेज में बांटा गया है। पहला बाल अवस्था जो होता है वो पहला जो होता है हमारा बाल अवस्था वो जो होता है हमारा जो बाल अवस्था होता है वो 2 से प्रारंभिक बाल अवस्था होता है जो 2 से 6 वर्ष तक होता है। उसके बाद मध्य बाल अवस्था होता है। 2 से 6 वर्ष का जो अवस्था होता है वो प्रारंभिक बाल अवस्था होता है। 2 से 6 वर्ष का जो एज होता है, टाइम पीरियड होता है, वो प्रारंभिक बाल अवस्था होता है। उसके बाद जो 6 से 11 साल का होता है वो हमारा मध्य बाल अवस्था होता है। उसके बाद 11 से जो होता है 11 से 14 का होता है वो जो होता है हमारा बाल अवस्था वो उत्तर बाल अवस्था होता है। 11 से 14 ये उत्तर बाल अवस्था के नाम से जाना जाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मध्य बाल अवस्था क्या है, जन्म से 6 से 11 मध्य बाल अवस्था पूछ रहा है ना। तो मध्य बाल अवस्था क्या होता है, 6 से 11 वर्ष के आयु को हम मध्य बाल अवस्था कहते हैं। ऑप्शन 3 के साथ हम जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, 5 साल की बच्ची क्या कर सकती है। ऑप्शन 1 है संभावित कारणों और उसके प्रभावों की परिकल्पना। दूसरा है घटनाओं की वैज्ञानिक रूप से जांच करने के लिए एक जटिल प्रयोगों की योजना बनाना। तीसरा प्रतीकात्मक और अमूर्त तर्कीकरण। चौथा लक्ष्य निर्देशित व्याकरण एवं प्रतीकात्मक खेल की शुरुआत। तो 5 साल की बच्ची जो है वो क्या कर सकती है, तो लक्ष्य निर्धारित व्यवहार एवं प्रतीकात्मक खेल की शुरुआत। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 4 के साथ हम जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बच्चे के प्राथमिक समाजीकरण के लिए जिम्मेदार है। तो प्राथमिक समाजीकरण के लिए कौन जिम्मेदार है, स्कूल तो द्वितीय आ जाता है। सामाजिक संस्था ये भी द्वितीय आ जाता है। जनसंचार के साधन ये भी दूसरा आ जाता है। परिवार जो होता है, ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण के लिए जिम्मेदार हो जाता है। ऑप्शन 4 के साथ हम जाएंगे। अगला देखते हैं, पियाजे के सिद्धांत में वह प्रक्रिया जिसमें एक बच्चा नए अनुभव का बोध करने के लिए अपने स्कीमा को रूपांतरित और संशोधित करता है क्या कहलाता है। अनुकूलन, समायोजन, संरक्षण, केंद्रीकरण। तो जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार एक बच्चा नया अनुभव का बोध करने के लिए अपने स्कीमा को स्थानांतरित एवं संशोधित करता है क्या कहलाता है ये, तो ये कहलाता है हमारा समायोजन। समायोजन ऑप्शन नए ज्ञान के अनुसार उसमें और कुछ भी ऐड करना, पुराने ज्ञान के अनुसार नए ज्ञान को ऐड करना, वो समायोजन कहलाता है। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अफसा आलू की एक चिप्स को देखते हुए कहती है कि तितली जीन पियाजे के अनुसार किस प्रकार का प्रतीकात्मक विकास किस अवस्था की विशेषता है। ये तो संवेदी चालक अवस्था, दूसरा पूर्ण संख्यात्मक अवस्था, तीसरा मूर्त संख्यात्मक अवस्था, चौथा अमूर्त संख्यात्मक अवस्था।
तो वो जो है चिप्स को दिखाते हुए तितली कहती है, अफसा आलू की एक चिप्स को दिखाते हुए कहती है तितली। जीन पियाजे के अनुसार यह जो है पूर्व संख्यात्मक अवस्था है, जिसमें बच्चा अलग अलग प्रतीकों के द्वारा प्रतीकों के द्वारा उस चीज़ को माइंड में सेट कर लेता है कि ये ऐसा दिखता है। तो ये पूर्व संख्यात्मक अवस्था हो जाएगा। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 2 के साथ हम जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या हो जाता है? अगला क्वेश्चन है हमारा, लेव वाइगोस्की निम्नलिखित में से किस कारक को बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं? सांस्कृतिक, भाषा, स्कीमा का गठन एवं उसमें बदलाव, उद्दीपन प्रक्रिया संबंध का निर्माण। तो बताइए क्या किसको ज़रूरी मानते हैं लेव वाइगोस्की? तो सांस्कृतिक और भाषा, इन दोनों को लेव वाइगोस्की महत्वपूर्ण मानते हैं। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 1 के साथ हम जाएंगे। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं, लेव वाइगोस्की का समाज शास्त्रीय सिद्धांत शिक्षण अधिगम के लिए किस बात पर बल देता है? सामाजिक शास्त्रीय सिद्धांत शिक्षण अधिगम के लिए किस बात पर बल देता है? पुरस्कार और सजा, दूसरा वेतन और प्रत्यास्मरण, तीसरा सहकर्मी बातचीत और पाठ, चौथा समरूपकों तथा कलंक विधि का प्रयोग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 8 के सी के साथ हम जाएंगे। सहकर्मी बातचीत और पाठ, यानी कि उससे बातचीत डिस्कशन करेंगे और स्कैफोल्डिंग देंगे, जहाँ पे उसको दिक्कत होगा उसको सहारा देंगे, इशारा करेंगे, समझाएंगे। तो ये इस बात पर बल देता है लेव वाइगोस्की का समाज शास्त्रीय सिद्धांत। ऑप्शन 3 के साथ हम जाएंगे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, एक बाल केंद्रित कक्षा कक्ष में शिक्षक की कोई भूमिका नहीं होती। गलत बात है, शिक्षक की भूमिका होती है। एक निष्क्रिय भूमिका निभाता है? नहीं, टीचर एक निष्क्रिय भूमिका नहीं निभाता है। अधिगम को बढ़ावा देने के लिए सहयोगात्मक कक्षा संस्कृति का निर्माण करता है। को बच्चों का निर्देश के लिए तानाशाह भूमिका? नहीं, तानाशाह भूमिका बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 3 के साथ हम जाएंगे। आगे देखते हैं, उस तर्क की पहचान करें जो लॉरेंस कोलवर्थ के नैतिक विकास के सिद्धांत में सामाजिक अनुबंधन अभ्यास के चरण को रेखांकित करता है। पहला, आदर्श पारस्परिकता की समझ। दूसरा, सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए नियम महत्वपूर्ण। तीसरा, मानव उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए कानून और नियम लचीला उपकरण है। चौथा, विवेक के स्व चुने हुए नैतिक सिद्धांत द्वारा सही कार्यवाही को परिभाषित किया जाता है। तो नैतिक विकास के सिद्धांत में सामाजिक अनुबंधन विन्यास चरण को रेखांकित करता है कौन सा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा जो है वो रेखांकित करता है? तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा, बताइए क्या होगा? एक आदर्श पारस्परिक की समझ यह सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करने की नियम महत्वपूर्ण है। यह मानव उद्देश्य को आगे बढ़ने के लिए कानून और नियम लचीले उपकरण है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 के साथ हम जाएंगे। मानव उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए कानून और नियम लचीले उपकरण है। ऑप्शन 3 के साथ हम जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार किस बुद्धि वाले व्यक्ति अमूर्त विचार के साथ कार्य कर पाते हैं तथा प्रतीकों का हेर फेर कर समस्या समाधान कर सकते हैं? पहला, सृजनात्मक, दूसरा स्थानिक, तीसरा तर्कशास्त्रीय गणितीय, चौथा प्रकृतिवाद। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? किस टाइप के हेर फेर का समस्या समाधान कर सकते हैं? तर्कशास्त्रीय गणितीय। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन 3 के साथ हम जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी और इसे शिक्षण द्वारा डैश के रूप में देखा जाना चाहिए। एक संसाधन, एक बाधा, एक बोझ, एक समस्या। तो ये बाधा के रूप में भी नहीं देखा जाएगा, ये गलत है। बोझ के रूप में भी नहीं देखा जाएगा, ये भी गलत है। और समस्या के रूप में भी नहीं देखा जाएगा, ये भी गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। एक संसाधन के रूप में देखा जाएगा। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखते हैं,
एक शिक्षक हमेशा लड़कियों को फर्नीचर को हिलाने जैसे कार्य करने के लिए कहता है और लड़कियों को कक्षा में साफ सुथरा रखने के लिए यह धारणा उपयुक्त नहीं है, क्योंकि डैश का उदाहरण है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये जनरल पर आधारित है, जिसमें लड़की और लड़कियों के काम को हमारा सोसाइटी बांट देती है और उसी को वो लड़का और लड़की फॉलो करते आ जाते हैं। तो ये हमारा जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण है। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 1 के साथ हम जाएंगे, जेंडर रूढ़िवादिता। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आकलन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का क्या प्रभावित प्रस्तावित करती है। आकलन के संदर्भ में जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है। ऑप्शन 1 है विश्लेषण और आलोचनात्मक सोच जैसे उच्च क्रम के कौशल का परीक्षण। दूसरा प्रतिस्मरण आधारित वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण। तीसरा आकलन के योगात्मक तरीके। तीसरा परीक्षा के लिए सीखना। तो आकलन के लिए क्या हमारा ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति बता रही है, तो विश्लेषण और आलोचनात्मक सोच जैसे उच्च क्रम के कौशल का परीक्षण। ऑप्शन 1 के साथ हम जाएंगे। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखते हैं। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नता का अर्थ पूर्ण ढंग से किस प्रकार ध्यान में रख सकती है। ऑप्शन 1 यह स्वीकार करके कि विभिन्नता का अर्थ अभाव नहीं है। दूसरा अकादमिक क्षमताओं के आधार पर बच्चों का नामांकन एवं पृथक्करण करके। तीसरा शारीरिक एवं दृष्टि से दिव्यांग बच्चों के लिए प्रस्तावित विशेष स्कूल में भेजकर। चौथा कक्षा में एकल सांस्कृतिक को प्रोत्साहित करके जिससे प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिले। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। ऑप्शन ए यह स्वीकार करे कि विविधता का अर्थ अभाव नहीं है। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 1 के साथ हम जाएंगे। समावेशी शिक्षा में किसकी आवश्यकता होती है। सीखने का अनुकूलन माहौल, विद्यार्थियों का नामांकन, विद्यार्थियों का अलगाव, रूढ़िवादिता को मजबूत करना। रूढ़िवादिता को मजबूत करना कभी नहीं होगा। विद्यार्थियों का अलगाव कभी नहीं होगा। विद्यार्थियों का नामांकन भी नहीं होगा। सीखने का अनुकूल माहौल। ऑप्शन 1 के साथ हम जाएंगे। ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। वो विद्यार्थी जिसमें ध्यान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार है, उसकी पहचान किस क्षेत्र में उसके सामने आने वाली चुनौतियों से की जा सकती है। न्यूनतम अतिक्रियाशीलता विकार जो है जिसमें बच्चा एक काम में उसका मन नहीं लगता, एक काम को छोड़कर दूसरा करने लगता, दूसरा को छोड़कर तीसरा, तीसरा को छोड़कर चौथा करने लगता है। तो आने वाली चुनौती का सामना किस प्रकार से कर सकते हैं। लिखित पाठ को समझाना। दूसरा किसी दिए गए कार्य को लंबे समय तक जारी रखना। तीसरा स्थितियों का अवबोधन और समझना। चौथा पर्याप्त ऊर्जा स्तर बनाए रखना। तो इसमें जो होता है हमारा ऑप्शन बी दिए गए कार्य को लंबे समय तक जारी रखना। कोई भी कार्य दिए तो उसको लंबे समय तक जारी रखना। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। वो विद्यार्थी जिन्हें पाठन क्षेत्र में अधिकतम कठिनाई होती है, उनके सफल समावेशन के लिए निम्नलिखित में क्या आवश्यक है। बहुविषय की अनिवार्य शिक्षा। दूसरा भाषा विषय में उचित छूट। तीसरा विद्यार्थियों के लिए दंड का बार बार उपयोग। विद्यार्थियों का अस्थायी अलगाव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। भाषा विषय की उचित छूट, जिसको उसको जो भाषा आता है उस भाषा में वो अपनी बात को रख सकता, अपने प्रॉब्लम को रख सकता। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। उपकरण और सहायक तकनीकों की पहुंच को अनुकूलित करने से निम्नलिखित में किसके समावेशन में मदद मिलती है। पहला वह विद्यार्थी जो दृष्टिबाधित हैं। वह विद्यार्थी जिन्हें ध्यान न्यूनतम अतिक्रियाशीलता विकार है। वह विद्यार्थी जिन्हें मस्तिष्कीय घात है। और साधारण प्रतिभा वाले बालक। तो इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है हमारा उसमें दिया हुआ है ऑप्शन ए। पहला जो है पहला सही है, दूसरा और तीसरा सही है, पहला दूसरा चौथा सही है, पहला दूसरा तीसरा चौथा सभी सही है। तो उपकरण और सहायक तकनीक की पहुँच अनुकूलित करने के लिए किसी समावेशन की मदद चाहिए। ये इन चारों की मदद चाहिए। ऑप्शन 4 इसका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 4 के साथ जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है? पहला, प्रतिभाशाली, आसान और बहुत ही सरल सामग्री देना। दूसरा, स्वलीनता, कक्षा की व्यवस्था को बार बार बदलते रहना। तीसरा, पाठन वैकल्प, उत्तम चित्रों के आधार पर दत्तक देना। चौथा, बखानी, धैर्य दिखाना और प्रतिक्रिया देने के लिए पर्याप्त समय देना। निम्नलिखित में दिव्यांग संबंधित ये जो है हमारा क्वेश्चन, ये वाक्य हानि, धैर्य दिखाना और प्रतिक्रिया देने के लिए पर्याप्त समय लेना। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखते हैं। अधिगम तब प्रभावी होता है जब यह बाहरी परिकारों द्वारा निर्देशित होता है। यह स्पर्धा को बढ़ावा देता है। विद्यार्थियों के लिए अधिगम पूरी तरह से शिक्षक द्वारा तैयार किया जाता है। विद्यार्थियों को अपने अधिगम स्वयं लक्ष्य निर्धारित करने के लिए अवसर दिए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, विद्यार्थियों को अपने लक्ष्य खुद निर्धारित करने के अवसर दिए जाते हैं। ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षण अधिगम का रचनावादी दृष्टिकोण है। सूचना की निष्क्रिय प्राप्ति पर जोर देना नहीं, ये गलत। अगला है, बच्चों की बुद्धि लब्धि की गणना को प्रोत्साहित करना। अधिगम को अर्थ निर्माण प्रक्रिया के रूप में देखना। क्रमिक निर्देश उपकरण पर ध्यान केंद्रित करना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अधिगम के अर्थ के निर्माण प्रक्रिया के रूप में देखना। अधिगम को अर्थ निर्माण की प्रक्रिया के रूप में देखना। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसकी ओर बदलाव का प्रस्ताव रखती है? यह सीखना कि कैसे सीखना है, रटकर सीखने की प्रक्रिया, पाठ्यक्रम सामग्री वृद्धि, मानवीयकरण। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यह सीखना कि कैसे सीखना है। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुप्रयोग, विश्लेषण और संश्लेषण किसके उदाहरण है? पहला, उच्च क्रमिक चिंतन कौशल। दूसरा, निचले क्रमिक कौशल। तीसरा, घोषणात्मक ज्ञान। चौथा, प्रतीकात्मक ज्ञान। तो 24 का जो हो जाएगा हमारा उच्च क्रमिक चिंतन कौशल का उदाहरण है। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्यार्थी द्वारा ग्रहण की गई वैकल्प धारणाओं को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में क्या महत्वपूर्ण है? पहला, ऐसी परिस्थिति बनाना जहां विद्यार्थी अपने विचार व्यक्त करने के लिए प्रतिबंधित महसूस करें। दूसरा, व्यक्ति वस्तु को शिक्षक केंद्रित शिक्षा शास्त्र के माध्यम से पढ़ाना। तीसरा, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करना जहां विद्यार्थी वैकल्प धारणा को व्यक्त कर सके। चौथा, अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थी के सांस्कृतिक संदर्भ की भूमिका की उपेक्षा करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करना जहां विद्यार्थियों के वैकल्प धारणाओं को व्यक्त किया जा सकते हैं। ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे एक शिक्षक का द्वारा बढ़ावा दिया जाना चाहिए? महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुक्त लक्ष्य। दूसरा, परिहार उन्मुक्त महारत लक्ष्य। तीसरा, प्रदर्शन की दिशा में उन्मुक्त लक्ष्य। चौथा, परिहार उन्मुक्त प्रदर्शन लक्ष्य। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुक्त लक्ष्य। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन 1 के साथ हम जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों में डैश की भावना पैदा करना चाहिए? जुड़ाव, बहिष्करण, हीनता, अलगाव। तो हीनता, बहिष्कार और अलगाव की भावना नहीं, जुड़ाव की भावना उत्पन्न करना चाहिए। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 1 के साथ हम जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षकों को ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए जो विद्यार्थी को उनसे जो अधिगम की अपेक्षा की जाती है और जो पहले से जानते हैं के बीच में संबंध स्थापित करने को सुसाध्य करें। पूर्व ज्ञान एवं अवधारणा को अधिगम में कोई भूमिका नहीं निभाता है। तो ये जो है हमारा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए सही है और आर गलत है। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 3 के साथ हम जाएंगे।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा प्रेरणा के स्रोत और प्रेरणा के प्रकार का सही मिलान है? दंड से बचना आंतरिक प्रेरणा, गलत। नकद पुरस्कार आंतरिक प्रेरणा, जिज्ञासा बाहरी प्रेरणा, नहीं। रुचि आंतरिक प्रेरणा, यस। ये 4 नंबर जो है हमारा सही हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रभावी अधिगम हेतु निम्नलिखित अधिगम हेतु निर्देश के लिए प्रारंभिक बिंदु क्या होना चाहिए? असफलता का डर, गलत। असफलता का डर नहीं होगा। दूसरा है बच्चों का सामाजिक सांस्कृतिक परिक्षेप, तीसरा है सफलता के लिए इनाम, चौथा प्रतिस्पर्धा की भावना, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। ओके, 12/1/2022 को जो भी पूछा गया था CDP का टोटल एक्सप्लेन करती हूँ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।